Hello everyone, welcome back to प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 कॉमर्स की 1000 पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज में मैं आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ वो 2020 से लेके 2023 तक की थी, यानी लेटेस्ट वाले सारे के सारे पीवाईक्यूज लास्ट 4 साल की वो मैं सीरीज में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। एंड डेली ये लेक्चर आपको शाम को 5 बजे मिल जाता है, सो जरूर से आके इस चैनल पे चेकआउट कीजिए। डेली 5 o'clock सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ जाए, ठीक है। एंड ये इसका पार्ट नंबर 44 है, ठीक है। अगर आप में से किसी ने इससे पहले वाले पार्ट्स को मिस किया है, पहले वाले क्वेश्चंस को मिस किया है, तो 1000 पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जाइए वहां से जाके फर्स्ट 43 पार्ट्स को कवर करके आई। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन एक्चुअल में हमारा 216th क्वेश्चन। अब आप में से कोई पूछ सकता है 215 क्वेश्चन किधर गए, 1 से 215 किधर चले गए? वो आपके पार्ट नंबर 1 to 43 में है, ठीक है। तो बहुत जरूरी है आप हर एक लेक्चर देखिए, हर एक पार्ट देखिए ताकि आपको समझ में आए। आपने मिस किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है 1000 पीवाईक्यू सीरीज का, वहां से जाके उसको कवर कर लीजिए, ठीक है। अ न्यू इशू डेट और शेयर will invariably involve flotation cost in the form of, अगर आप नए तरीके से क्या बोलते हैं, डेट इशू करते हो या शेयर इशू करते हो, या तो आप लोन के थ्रू पैसा उठा रहे हो, ठीक है, बोरो करके पैसा उठा रहे हो, या तो आप अपनी इक्विटी बेच के अगर मार्केट से पैसा उठाते हो, इन दोनों में से आप कोई भी तरीके से उठा लो, आइदर इक्विटी और डेट। तो इन दोनों ही केसेस में आपको क्या करना पड़ता है, फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। फ्लोटेशन कॉस्ट यानी ये वो कॉस्ट होती है बेसिकली जो इशू के टाइम पे आपको इनकर करनी पड़ती है। जब भी आप एक नया इशू लेके आते हो, कोई डेट फंड्स का या कोई इक्विटी का, आपको इस कॉस्ट को इनकर करना ही पड़ता है। तो ये कॉस्ट कौन कौन सी होगी, फ्लोटेशन कॉस्ट में क्या क्या आ जाएगा? लीगल फीस, ऑब्वियस बात है आएगा ही आएगा, क्यों? क्योंकि आपको एग्रीमेंट्स बनाने पड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने पड़ते हैं अंडरराइटर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ वगैरह वगैरह। तो लीगल फीस तो होगा ही होगा, और सब में ए तो है ही। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वो भी होगा ही होगा, है ना। ब्रोकरेज, आप सोचो आप ब्रोकर्स को ब्रोकरेज भी पे करोगे। अंडरराइटिंग कराते हो, अंडरराइटिंग क्या होता है, अगर सपोज आपके शेयर्स नहीं बिके, आपने सपोज मार्केट में 1000 शेयर बेचने दो, ठीक है, बिके कितने, सेल कितने हुए, से फॉर एग्जाम्पल 750 सेल हुए, बैलेंस कितने है, बैलेंस है आपका 250 शेयर्स। तो ये जो 250 शेयर्स बैलेंस है ये कौन खरीदेगा, ये अंडरराइटर खरीद देगा, ठीक है। तो अंडरराइटर के साथ पहले से एग्रीमेंट कर लेना पड़ता है, ताकि इन केस अगर हमारे शेयर्स या हमारी डेट पूरी तरीके से सब्सक्राइब नहीं होती है, तो उसके बदले में वो क्या करेगा, अंडरराइटर बाकी के बैलेंस चीजों को वो खरीदेगा, ये उसकी वो गारंटी लेता है। यानी ये 4 चीजें तो होंगी ही होंगी, ए बी सी डी होगा ही होगा। रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम क्यों भाई, फ्लोटेशन कॉस्ट है ना, कॉस्ट यानी कोई खर्चा है ना, खर्चे में कभी रिस्क प्रीमियम आता है क्या? नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है ई तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी डी, चारों के चारों आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट में आती है। जब आप फ्लोटेशन कॉस्ट की बात करते हो तो आप लीगल फीस भी बियर करते हो, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा भी लगता है कंपनी का, है ना, ब्रोकरेज भी आपको पे करनी पड़ती है ब्रोकर्स को, और अंडरराइटिंग का भी आपको खर्चा बियर करना पड़ता है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अगर आपको लॉजिक नहीं भी पता था, मीनिंग नहीं भी पता था, तो आप अपनी कॉमन सेंस यूज करते थे ना, उससे भी आंसर निकल जाता था ना। रिस्क प्रीमियम जैसी तो कोई बात हो ही नहीं सकती थी वैसे भी, है ना। तो कॉमन सेंस भी यूज करते थे ना, तो भी बात आ जाती। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 217 क्वेश्चन, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS3। अब आप कमेंट करके बताना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 किससे रिलेटेड है, ठीक है। अब मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पे, बिकॉज अदरवाइज क्या हो जाता है ना, आप में से कई सारे स्टूडेंट ना पैसिवली लेक्चर्स को देखते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप एक्टिवली देखें। इसलिए आप कमेंट करके बताओ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 किससे रिलेटेड है, कैश फ्लो से रिलेटेड है कि आपका डिस्क्लोजर से रिलेटेड है, या किससे रिलेटेड है एग्जैक्टली, आप वो मेरे को कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। एंड मैं ट्रस्ट में बोल रही हूँ आपका एक क्वेश्चन पक्का आता है, किससे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से
या तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं आपको ये दोनों करा दूं तो कमेंट करके बताइए, इन दोनों पे मैं लेक्चर लेके आऊंगी। ठीक है, द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 has become mandatory with effect from accounting periods beginning from 1/4/2001 for which of the following enterprise। बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 मैंडेटरी है, मैंडेटरी यानी कंपलसरी है 2001 से। इनमें से किन लोगों के ऊपर, किन एंटरप्राइजेस के ऊपर? सो ऑब्वियस सी बात है, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेसेस जो भी रिपोर्ट करते हैं अपना टर्नओवर मोर देन 50 करोड़, जिनका भी टर्नओवर क्या है 50 करोड़ से ज्यादा है, भले आप कमर्शियल पर्पस के लिए करते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए बिजनेस करते हैं, किसी भी बिजनेस करते हैं, और आपका जो टर्नओवर है, टर्नओवर यानी आपकी जो सेल्स है, अगर वो क्या हो रही है 50 करोड़ से ज्यादा हो रही है एक साल में, तो आप क्या करेंगे? तो आप AS3 को मैंडेटरी रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। अब AS3 क्या है वो बताएंगे तो पूरा पूरा बात आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 218th क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग मार्केटिंग स्ट्रक्चर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। ये सारे के सारे जो मार्केट्स है ना, ये मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेन किए थे किसमें? पार्ट नंबर 15 में, अगर आपको याद हो तो। इसी सीरीज में 1000 PYQ सीरीज में एक लेक्चर है पार्ट नंबर 15, आप अगर प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो उसमें मैंने आपको ये सारे मार्केट समझाए हैं। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है। सिर्फ वहां पे मैंने डुओपोली नहीं समझाया था। डुओपोली यानी टू सेलर्स, जहाँ पे सिर्फ दो ही लोग हो सकते हैं, दो ही सेलर्स होते हैं, उसे हम बोलते हैं डुओपोली, दो जनों का ही राज है बस। बाकी मैंने चारों मार्केट्स आपको ना पार्ट नंबर 15 में समझाया है। ठीक है, अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो अब मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर से मुझे बार बार समझाना है, क्योंकि मैंने पार्ट नंबर 15 में समझाया था। इसके बाद भी ये टॉपिक बार बार पूछा जा रहा था, तो मैंने इसके बाद भी एक और बार एक लेक्चर में फिर से समझाया था ना, और मैंने खुद से इस पे एक चार्ट बनाया था, अगर आपको याद हो तो हैंड रिटन चार्ट मैंने आपके सामने बनाया था। ठीक है, अब हमसे यहाँ पे क्या पूछा है? प्राइस इलास्टिसिटी के हिसाब से आप इनको अरेंज करो। अगर आपने पहले के लेक्चर्स देखे हैं तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगर हम प्राइस इलास्टिसिटी के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे पहले पहले कौन आता है? सबसे पहले पहले आता है आपका मोनोपोली। ठीक है, फिर कौन आता है आपका? डुओपोली, फिर कौन आता है आपका? ओलिगोपोली, फिर कौन आता है आपका? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एंड लास्ट में कौन आता है आपका? परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी की बात हो रही है। प्राइस इलास्टिसिटी यानी जिनको प्राइस से फर्क पड़ता है, तो सबसे ज्यादा प्राइस से फर्क किसको पड़ता है? मोनोपोली को। क्यों? कि सोच के देखिए, अगर प्राइस बढ़ा दिया मोनोपोली वाले ने तो क्या होगा? लोग अपनी डिमांड कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको खरीदना है अगर, तो मोनोपोलिस्ट से ही खरीदना पड़ेगा, है ना। उसके अलावा तो उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो लोगों के पास दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर हम दूसरे किसी पर्सन से खरीद ही नहीं सकते हैं, वो आइटम कहीं और अवेलेबल है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम प्राइस इलास्टिसिटी को कैसे मैनेज करते हैं? उस केस में हम अपनी डिमांड को कम कर देते हैं। यानी प्राइस इलास्टिसिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा इलास्टिक सबसे पहले कौन होता है? मोनोपोली होता है। उससे ज्यादा कौन होता है? डुओपोली। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास दो ही सेलर्स हैं, ए और बी। या तो आप ए से खरीदोगे या तो बी से खरीदोगे। फिर आ जाता है इसके बाद आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सॉरी ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता था? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एयरलाइंस का, आपके पास नंबर ऑफ हैंडफुल ऑफ सेलर्स रहते हैं, है ना। तो उसमें आप क्या कर सकते हो? चूज कर सकते हो फिर भी, है ना। फिर आ जाता है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, है ना, जहां पे आप क्या करते हो? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की केस में आप अपने कंपटीशन के हिसाब से आप अपना प्राइस फेरबदल करते रहते हो। तो अगेन ये भी ज्यादा प्राइस इलास्टिक है। सबसे ज्यादा प्राइस इलास्टिक कौन सा है? सबसे ज्यादा प्राइस इलास्टिक वाला मार्केट आपका परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, जिसमें आपका प्राइस किसके ऊपर बेस्ड होता है? डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट। आपके मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई क्या है उस हिसाब से। ठीक है, मोनोपोली में प्राइस किसके हिसाब से बेस होता है? मोनोपोलिस्ट के हिसाब से, है ना। यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस किसके हिसाब से बेस होता है? आपके कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से। ओलिगोपोली में किसके हिसाब से बेस होता है? आपका कार्टल के हिसाब से। आप मिलजुल के पूरा कार्टल बनाते हो,
और डुओपोली में तो दो ही जन रहते हैं, तो दोनों जन आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं। यानी सबसे कम कौन सा है, सबसे कम प्राइस इलास्टिक कौन है, मोनोपोली, और सबसे ज्यादा प्राइस इलास्टिक कौन है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ठीक है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है मोनोपोली, जिसको प्राइस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उससे बड़ा कौन है, उससे बड़ा है आपका डुओपोली। ठीक है, फिर उससे भी बड़ा कौन है, डुओपोली से भी बड़ा है आपका ओलिगोपोली, फिर उससे बड़ा है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एंड सबसे बड़ा क्या है आपका परफेक्ट कंपटीशन। ऐसे यानी याद रखिए, सब पोली 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 पहले और बाद में लास्ट में आके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। ऐसे आप चाहें तो ये सीक्वेंस लर्न कर सकते हैं, आपका काम इजी हो जाएगा ना। सोचिए, सबसे कम प्राइस इलास्टिक कौन है, सबसे कम वाला मोनोपोली है। क्यों? क्योंकि वो तो भाई छत्र राज में बैठा है ना, राजा बन के बैठे हैं मार्केट का, सिंगल सेलर है मार्केट में, तो वो जो प्राइस चार्ज करना चाहेगा करेगा। लोगों को खरीदना है तो खरीदेंगे, नहीं खरीदना है नहीं खरीदेंगे, है ना। तो उसको ज्यादा प्राइस से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, कम ही फर्क पड़ता है उसको प्राइस से। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है, ऑल्टरनेटिव्स नहीं है उनके अलावा। फिर उससे ज्यादा कौन है, उससे ज्यादा प्राइस इलास्टिक कौन है, डुओपोली वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ही तो सेलर्स हैं, ए और बी। अगर ए से महंगा मिलेगा तो मैं बी से खरीदूंगी, बी से महंगा मिलेगा तो मैं ए से खरीदूंगी। तो यानी यहाँ पे भी प्राइस इलास्टिक मोनोपोलिस के कंपैरिजन में ज्यादा हो। फिर उससे भी ज्यादा किसके पास आता है, ओलिगोपोली, हैंडफुल ऑफ सेलर्स। जैसे एयरलाइंस में होता है, आपको अगर सपोज एक एयर टिकट बुक करना है तो आप क्या करोगे, इंडिगो में भी देखोगे, आप क्या करोगे, एयर इंडिया में भी देखोगे, ऐसे करके अलग अलग जगहों पे आप टिकट चेक करोगे, है ना। तो अगेन वहां पे आपको कंपैरिजन मिल जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली क्या कर पाते हो, प्राइस के हिसाब से आप अपना डिसीजन ले पाते हो। तो वो उससे ज्यादा हुआ। उससे ज्यादा प्राइस इलास्टिक कौन है, आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जिसमें आप एक तरफ तो खुद मोनोपोली हो, दूसरी तरफ आप कंपटीशन में हो, इसलिए आप कंपटीशन के हिसाब से प्राइस चार्ज करते हो। ठीक है, जैसे मैंने थम्स अप और कोको कोला का एग्जांपल दिया था, अगर आपको याद हो तो इस मार्केट का। एंड लास्ट एंड फाइनल कौन आता है, जो सबसे हाईएस्ट, लोएस्ट कौन था, सबसे याद रखिएगा, प्राइस इलास्टिसिटी के हिसाब से, है ना। किसके हिसाब से, प्राइस इलास्टिसिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सबसे लोएस्ट कौन है, सबसे लोएस्ट है आपका मोनोपोली, जिसको प्राइस से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे हाईएस्ट कौन है, जिसको सबसे ज्यादा प्राइस से फर्क पड़ता है, वो है आपका परफेक्ट कंपटीशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्राइसेस होते हैं वो किसके हिसाब से डिसाइड होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कभी प्राइस घटता है, कभी बढ़ता है, एंड अकॉर्डिंगली प्राइस बदलता रहता है। तो सबसे ज्यादा जो प्राइस इलास्टिक है वो कौन है, वो मार्केट है आपका परफेक्ट कंपटीशन। और जो सबसे कम प्राइस इलास्टिक मार्केट है वो है आपका मोनोपोली। ठीक है, अब ये टॉपिक ना उन्हीं को समझेगा जिन्होंने मेरे पहले वाले लेक्चर्स देखे हैं और ये चारों मार्केट समझे थे। जिन लोगों ने नहीं समझे थे उनको समझ तो आया होगा, लेकिन कंप्लीट सेंस में नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मेरा हर लेक्चर इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपके लिए ही इतनी मेहनत कर रही हूँ, दिन में 2-2 वीडियोस लेके आना कोई मजाक बात नहीं है। हर एक टॉपिक के पीछे, हर एक क्वेश्चन के पीछे बहुत मेहनत लगती है। सो जरूर से इन वीडियोस को देखिए और पूरी सीरीज से देखिए, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके, एक ज्यादा क्लैरिटी मिल सके, बिकॉज ऑब्वियसली हर एक लेक्चर को रिलेटेड होता है आपस में। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 219 क्वेश्चन, अरे इन द फॉलोइंग स्टेप्स इन अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डेट रिकवरी बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थ्रू डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाई गई थी, उसमें इन स्टेप्स को अरेंज करना है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, इसका सीक्वेंस कैसे अरेंज करोगे, फर्स्ट एंड लास्ट सेट कर दो। क्या सेट कर दो, फर्स्ट और लास्ट। यहाँ तो अब यहाँ पे तो 3 ही है, तो आइदर फर्स्ट सेट करो या लास्ट सेट करो, है ना, ऐसे कर दो। ठीक है, सो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले शो कॉजेज विद इन 30 days एज टू व्हाई द रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड टू द बैंक। 30 दिन के अंदर उनको पहले तो बताना है कि इनको रिलीफ क्यों नहीं देनी। अगर कोई अपना डेट, अपना लोन नहीं चुका रहा है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लग रहा है वो अगर वो रीपे नहीं कर रहा है और लोन को रीपे नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले तो बैंक को क्या दिखाना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर बताना पड़ेगा कि अब इनको और एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए वो पहले बैंक को बताना पड़ेगा। फिर
बैंक क्या करेगी, डायरेक्ट करेगी कि उन लोगों की प्रॉपर्टीज क्या है, जो भी है वो सब उसको डिस्क्लोज करने की बात करेंगी सामने वाले पर्सन को। ठीक है, आप अगर अपना लोन रिपे नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करो, अपनी प्रॉपर्टीज सब हमें बताओ। फिर लास्ट एंड फाइनल क्या होता है, रिस्ट्रेन हिम फ्रॉम डीलिंग और डिस्पोजिंग ऑफ द कंसर्न्ड असेट प्रॉपर्टीज पेंडिंग एट द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन। आप क्या करते हो, आप उनकी प्रॉपर्टीज को और उनको अपने पास तब तक रखते हो जब तक उनकी एप्लीकेशन का पूरा पूरा ये जो डेट रिकवरी है वो पूरी पूरी नहीं हो जाए। ठीक है, तो ये इसका सीक्वेंस है। सीक्वेंस टाइप के क्वेश्चन कुछ नहीं होते, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो, तीनों स्टेटमेंट अगर आप पढ़ते थे ना, तो मुझे एक चीज श्योर है, या तो आप फर्स्ट फिक्स कर लेते थे या तो लास्ट फिक्स कर लेते थे। यहाँ पे मैं सिर्फ फर्स्ट और लास्ट ही क्यों बोली, क्योंकि तीन ही स्टेटमेंट थी, तो सीधी बात है दोनों तो फिक्स नहीं कर पाते थे सेम टाइम पे, है ना। तो आइदर या तो आपके माइंड में फर्स्ट हो जाता था या लास्ट हो जाता था, तो वहां से भी आंसर बन जाता था। ठीक है, जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती ना, तो मैं ऐसे सोचती थी कि या तो लास्ट में सी आएगा या तो लास्ट में ए आएगा। तो मैं क्या चेक करती थी कि ये वाला लास्ट है कि ये वाला लास्ट है, ऐसे। तो मुझे समझ में आ जाता था कि ठीक है सी वाला लास्ट है या ए वाला लास्ट है, तो अकॉर्डिंगली ए और बी तो कट जाता था, है ना। ए अगर लास्ट है, ये वाली स्टेटमेंट लास्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी तो कट हो जाता था। फिर बाकी मेरे को फर्स्ट और सेकंड को सेट करना हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 220 क्वेश्चन, इन द स्केल ऑफ पैरामीटर आर इज ग्रेटर देन 1, आर क्या है, ग्रेटर देन 1, CES प्रोडक्शन फंक्शन एग्जिबिट्स डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल की इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब भले आपको CES प्रोडक्शन फंक्शन नहीं भी आता हो, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर देन 1 दिखा है ना, तो लॉजिक क्या बोलता है, ग्रेटर देन 1 होगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न, है ना। इकोनॉमिक्स में हमेशा ये शॉर्टकट याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपका कोई भी ऐसे आता है आर लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 ऐसे कुछ, अगर आर आपका लेस देन 1 है यानी क्या है, यानी वो है डिक्रीजिंग। आर आपका इक्वल टू 1 है यानी वो क्या है, कांस्टेंट। और अगर आर आपका ग्रेटर देन 1 है यानी वो क्या है, इंक्रीजिंग है। ये शॉर्टकट है। अगर कोई भी नंबर आ जाता है या ऐसे कोई भी प्रोडक्शन फंक्शन आ जाता है, तो जरूरी नहीं यहाँ पे आर हो, कहीं पे कोई और भी अल्फाबेट हो, कोई और भी प्रोडक्शन फंक्शन हो, तो यही नाम याद रखिए। जैसे मेरे को अगर ये क्वेश्चन में CES प्रोडक्शन फंक्शन नहीं भी आता होता था ना, तो मैं पेपर में पता है क्या लॉजिक लगाती थी, आर ग्रेटर देन 1 लिखा है ना, ग्रेटर देन 1 तो मतलब इंक्रीजिंग ही होता है ना, तो ऐसे तुक्के पे भी ये आंसर राइट हो सकता है। एंड ऑब्वियसली ये राइट आंसर है भी। ठीक है, अब CES प्रोडक्शन फंक्शन क्या है मैं आपको समझा देती हूँ, बट मैंने शॉर्ट में तो एनीवे बता ही दिया। CES प्रोडक्शन फंक्शन का फुल फॉर्म क्या है, कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। CES का फुल फॉर्म क्या है, CES का फुल फॉर्म है कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन। CES का फुल फॉर्म क्या है याद रखिएगा, CES का फुल फॉर्म है कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन। ये फंक्शन किसने दिया था, एरो चिनेरी मिनास एंड सोलो ने इन 1961। ठीक है, इन्होंने 3 वेरिएबल्स की बात की थी, QCL, एंड 3 पैरामीटर्स की बात की थी, ए और अल्फा और कुछ। ठीक है, और इसकी फॉर्मूला ये रही। ठीक है, Q क्या है, टोटल आउटपुट, C क्या है, कैपिटल, L क्या है, लेबर, ये सब आपको पता ही है, A क्या है, एफिशिएंसी पैरामीटर। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे लिखी हुई है वो क्या है, R ग्रेटर देन 1 है यानी इंक्रीजिंग, R लेस देन 1 है यानी डिक्रीजिंग, और R इक्वल टू 1 है अगर तो कांस्टेंट। सिंपल। ठीक है, अब ये तो चीज आपको क्लियर हो गई है। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, इनके नाम याद रखने, कब दिया था वो याद रखना है, और ये फॉर्मूला याद रख लेना, क्योंकि आगे अगर कभी किसी पेपर में ये एकलौता क्वेश्चन है, इससे आगे और इससे पीछे फिर से कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बट फिर भी यू नेवर नो, एक साल में पूछा है तो हो सकता है 2-3 साल बाद उठा के अब वो ये क्वेश्चन पूछ ले, है ना, या आगे फ्यूचर में कभी पूछ ले। तो बहुत जरूरी है कि आप हर एक
क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइए। एटलीस्ट जो इजी वाले हैं और वो फर्स्ट टाइम आए हुए हैं तो उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, ठीक है। आई होप सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है वो क्लियर है। कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपका जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो अच्छे से क्लियर है। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।